भोलाराम नाम का एक लड़का था जो नाम की तरह ही बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे उसके इस भोलेपन का फायदा उठाते थे। हाँ, आज तो भोलू के डिब्बे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लड्डू लेके आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। एक लड़की की रोने की आवाज भोलू के कानों पर पड़ती है। वो उस लड़की के पास आता है। क्या हुआ चबेली, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोलू। देखा, मैंने कैसे चबेली का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी, अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे। अब निकलो यहाँ से। उन दोनों की ये बातें सुनकर भोलू को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? जी, वो मैं... मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब पे नजर होती है भोलू, और मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ। इस छाते का बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना भोलू। भोलू उस छाते की तरफ देखने लगा। वाह, कितना सुंदर छाता है। नमस्ते भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम तो बोल रहे हो। हाँ भोलू, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। छतरी अपने आप भोलू के साथ चलने लगती है। किशोर और विशाल ये दृश्य देख लेते हैं। वो देखो, क्या छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो, इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोलू बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोते हुए दिखा। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों रो रहे हो? देखो ना बेटा, मेरी झोपड़ी बारिश की वजह से टूटकर बिखर गई है। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे फिर से बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। भोलू के इतना कहते ही उस झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान खड़ा हो जाता है। दादाजी खुश होकर भोलू को आशीर्वाद देते हैं। भोलू छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे, ये तो कोई जादुई छाता है। वे दोनों भोलू के पास आ पहुंचते हैं। भोलू जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे। हमें चबेली का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप होता है किशोर। ये लो, तुम उसे ये छाता वापस कर दो। अपने छाते को देखकर चबेली खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया किशोर। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है वो बड़ा सुंदर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, हमने तो तुम्हें चबेली का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे?
तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है, ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं, था, अब ये हमारा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा छाता वापस दे दो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेके दिखाओ। वे दोनों भोलू पर हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल खिसक यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, उसे उसका छाता लौटा दो। वरना क्या करेगी तू? मारेगी हमें? कुछ ऐसा ही समझो। चलो पहले इसे ही सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और भोलू को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही वो छाता हवा में उछलता है और वही कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधे हुए बड़े से बैल के पास चला जाता है। छाता उस बैल को खूंटे से आजाद करता है। बैल किशोर और विशाल की तरफ गुस्से से देखता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो! वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोलू, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो, समझे? जी दादी माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। बुढ़िया वो छाता फिर से भोलू को दे देती है और भोलू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकलता है। तो दूसरी तरफ अरे बचाओ, बचाओ, ये बैल हमें मार डालेगा, बचाओ। शादी करके सुकन्या शहर में अपने ससुराल आई है। घर की चकाचौंध और हाईफाई लाइफस्टाइल देख के सुकन्या थोड़ी नर्वस हुई है। किसी भी चीज को हाथ लगाने से डर रही है। डरो मत बहू, ये ओवन है, इसमें हम खाने की चीजें गर्म कर सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब गांव में जैसे तंदूर होता है वैसे ही ना? बिल्कुल सही। इरावती अब सुकन्या को वॉशिंग मशीन के बारे में समझाती है। माँ जी, ये इतनी छोटी सी अलमारी यहाँ क्यों है? सुकन्या की बात सुन के उसकी छोटी ननद स्वीटी हंस पड़ती है। भाभी, ये अलमारी नहीं वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े अपने आप धुलते हैं। क्योंकि सुकन्या पहली बार शहर आई है, यहाँ की अजब गजब चीजें देख वो चकित हो जाती है। ओह, मतलब ये जादुई मशीन है। अगर कोई इंसान इसमें बैठ जाए तो उसे भी धुला देगी? सुकन्या का इनोसेंट सवाल सुन के इरावती और स्वीटी को हंसी कंट्रोल नहीं होती। नहीं बहू, इसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं। घर की एक एक वस्तुओं के बारे में जानने के बाद सुकन्या आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सुकन्या स्वीटी के रूम में जाती है, तब हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती स्वीटी को देख उलझन में पड़ती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं भाभी। गीले बालों को झट से सुखा देती है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सुकन्या अपनी सास की मदद से शहर की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन स्वीटी कॉलेज से घर लौटती है और अपने रूम में ढेर सारे पापड़ सूखते हुए देख उलझन में पड़ती है। माँ यहाँ आइए प्लीज। अरे क्या हुआ स्वीटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बाघ पीछे पड़ा है? स्वीटी के कमरे में फैले हुए पापड़ देख इरावती भी उलझन में पड़ती है। अरे ये इतने सारे पापड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुकन्या खुशी खुशी वहाँ आती है। माँ जी, ये मैंने सुखाए हैं इस ड्रायर मशीन से, पर पता नहीं ये मशीन अब काम क्यों नहीं कर रही। सुकन्या की बात सुन के स्वीटी चिढ़ जाती है। ओह नो माँ, मेरा इम्पोर्टेड ड्रायर खराब हो गया। ये क्या किया भाभी आपने? थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। स्वीटी की तीखी बातें सुन के सुकन्या रोने लगती है, लेकिन इरावती उसे प्यार से समझाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रो मत। देखो आगे से ख्याल रखना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन बाद घर की जिम्मेदारी सुकन्या पे डाल इरावती और स्वीटी 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। चलो, सब लोग तो बाहर चले गए, अब मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ आएगी तो खुश हो जाएगी। सुकन्या किचन के सारे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन घिस घिस के चकाचक कर देती है। पता नहीं इन शहर के लोगों को ये काले काले बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आहा,
अब कैसे चमक रहे हैं? अब क्या करूं? हाँ, इनका नया शर्ट धो देती हूँ। सुकन्या मिहिर का नया लाल रंग का शर्ट वॉशिंग मशीन में डालती है और ड्रेनेज पाइप से रंगीन पानी आता देख बड़ी खुश होती है। हे भगवान, इतना मैल, वो भी नए कपड़ों में। ये शहर की हवा ही खराब है। चलो अच्छा हुआ मैंने धो दिया। अब कुछ खाना बना लेती हूँ। सुकन्या किचन में अखरोट का हलवा बना रही है। ये अखरोट कैसे तोड़ूं? यहाँ तो ना पत्थर है ना सिलबट्टा। तभी उसकी नजर मिक्सर पे जाती है। ओह, बन गया काम। मैं तो इस मशीन के बारे में भूल ही गई थी। सुकन्या ढेर सारे अखरोट मिक्सर में पीसने के लिए डालती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, मिक्सर जोर से हिलने और आवाज करने लगता है और थोड़ी ही देर में मिक्सर की मोटर जल जाती है और मिक्सर बंद पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? रात को इरावती, स्वीटी और मिहिर घर आते हैं। तीनों सोफे पे बैठे हैं और सुकन्या सिर झुकाए उनके सामने खड़ी है। सामने मिहिर की खराब हुई शर्ट, खराब हुआ नॉनस्टिक बर्तन, जला हुआ मिक्सर पड़े हैं। माँ, देखा आपने? आपकी लाडली बहू ने मेरा 2000 का नया शर्ट बर्बाद कर दिया। ओ माय गॉड, माँ आपके सारे नॉनस्टिक बर्तन और मिक्सर की भी वाट लगाती है। मिहिर और स्वीटी की बातें सुनकर सुकन्या रोने लगती है। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू, मैंने तुम्हें कुछ सामान मॉल से लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? इरावती की बातें सुन के मिहिर और स्वीटी चौंक जाते हैं। माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने भाभी से सामान लाने कहा, वो भी मॉल से? हाँ माँ, मुझे कह देती, मैं ला देता। अब पता नहीं इसने कितने का घाटा किया है। मिहिर की बातें सुन के इरावती हंसने लगती है। मिहिर और स्वीटी उलझन में पड़ते हैं। सुकन्या बेटा, जरा सब सामान तो लेके आना बाहर। सुकन्या अंदर चली जाती है और 3 बड़ी थैली भर के सामान लेके आती है, जिसमें कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं। डिओड्रेंट, शू पॉलिश, शैम्पू, सोप, वॉशिंग पाउडर इत्यादि। ढेर सारा सामान देख के मिहिर को चक्कर आता है। माँ, लगता है मेरी आधी सैलरी एक ही दिन में खत्म की है इसने। बिल्कुल नहीं, उल्टा बहू ने बचत की है। बचत? और सुकन्या ने? इम्पॉसिबल। दुगने भाव में लेके आए होगी सारी चीजें। नहीं, ये सारी चीजें जिसके लिए हर महीने तुम 15,000 से भी ज्यादा खर्च किया करते हो, सुकन्या सिर्फ 6,000 में लाई है। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी अचरज में पड़ते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? ये देखो बिल। बिल देख के मिहिर चकरा जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है माँ? क्यों नहीं मुमकिन? तुम लोग मॉल जाके हड़बड़ी में चीजें खरीदते हो, ना उसके ऊपर की स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पड़ते हो, ना दूसरे विकल्प ढूंढते हो। लेकिन सुकन्या बहू ने बड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से शॉपिंग करके पैसे बचाए हैं। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी सोच में पड़ते हैं। यही नहीं, सुकन्या ने हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी का खर्चा भी लगभग शून्य किया है। क्या? आओ मेरे साथ। इरावती सबको लेके उनकी गैलरी में आती है। गैलरी में तरह तरह के पौधे जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, हरा धनिया उगे हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ बेल जैसे लौकी, करेला आदि दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू मिट्टी में मेथी, पालक उगे हैं। ये सब देख मिहिर और स्वीटी चकित होते हैं। माँ, ये सब किसने किया? हम तो इस गैलरी में झांकते भी नहीं थे। इसे तो हमने गंदी और अनचाही चीजों का गोडाउन बना के रखा था। ये सब चमत्कार मेरी बहू सुकन्या का है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी गृहस्थी के लिए किया है। यहाँ की रहन सहन भी जल्दी सीख जाएगी। और इसीलिए आपने भाभी को भैया के लिए चुना? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू बनाने की ठानी थी। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुकन्या, मैंने तुम्हें गलत सलत बोल दिया। मुझे भी माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, अब रहने भी दीजिए। वैसे मैंने आपका लैपटॉप साफ किया है। ओह, थैंक यू। बहुत धूल जमा हुई थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए साबुन के पानी से धो दिया। चलिए देखिए तो कैसे चमक रहा है। सुकन्या की बात सुन के मिहिर चक्कर आके गिरता है। इरावती और स्वीटी को तो पसीने छूटते हैं। सुकन्या उलझन में पड़ती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? लैपटॉप वॉशिंग मशीन में थोड़ी धोया है। विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा।
हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए। कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यहाँ सूखे की वजह से इतनी परेशानी है तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में, अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद 2 गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है भाई? चलिए हमारे साथ खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना? कोशिश करने में क्या बुरा है? शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं। धुआंधार बारिश होने लगती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हाँ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपर ही जमीन गिली हुई है, नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुताई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बुआई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहां पहुंचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुंचते हैं और वहां पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा, इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता। अब पता नहीं कब बारिश होगी भी या नहीं। मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। अमिता हाल ही में गौतम से शादी करके शहर में रहने आई थी। अमिता की सास इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें गौतम के लिए बहुत होशियार और सुंदर लड़की पसंद करनी थी। देखो तो,
कैसे गोल गोल लड्डू बना रही है। बस एक लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अमिता को पता है कि उसकी सास उसे ऑब्जर्व कर रही है। मुझे पता है माँ जी आप क्या सोच रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको लड्डू टेस्ट करना है? सास अकड़कर मना करती है। ना बाबा ना, मेरे लिए शक्कर जहर समान है। शुगर की बीमारी है मुझे, तुम्हें पता है ना। दरअसल लड्डू की खुशबू से सास का मन ललचाया था, लेकिन उसे अमिता की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जलाने के लिए ये बहू ने जानबूझ के बेसन के लड्डू बनाए हैं। आने दो गौतम को, फिर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। सासू माँ उसे देखते ही छूट मूट कर रोने का नाटक करती है। देखा गौतम, तुम्हारी बीवी मुझे मारने पे तुली है। हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे नसीब में आई है। अब मैं क्या करूँ? गौतम कंफ्यूज्ड हो जाता है और अमिता शॉक्ड। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं आपको क्यों मारूंगी? ये देखो गौतम, घर में पकवान बन रहे हैं, जबकि इसे पता है मुझे शुगर की बीमारी है। जहर बना रही है मेरे लिए, जहर। सास फिर से झूठ मूठ कर रोने लगती है। अमिता, तुम्हें पता है ना माँ को डायबिटीज है, फिर तुम ये लड्डू क्यों बना रही हो? अमिता गौतम की सारी बातें शांति से सुन लेती है और एक कटोरी में उसे लड्डू टेस्ट करने देती है। जरा आप ये लड्डू चखिए प्लीज। अमिता की बात सुन के गौतम अचरज में पड़ता है और उसने दिया लड्डू टेस्ट करता है। बाप रे बाप, कितना कड़वा है ये। गौतम की रिएक्शन देख अमिता हंस पड़ती है। यही तो मैं कहना चाहती थी, ये लड्डू मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। अमिता की बात सुन के गौतम और सास कंफ्यूज हो जाते हैं। सास फिर से रोने का नाटक करती है। हे भगवान, देखा गौतम, मैंने कहा था ना, ये बहू मुझे मारना चाहती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, इस लड्डू में मैंने सिर्फ मेथी पाउडर मिलाई है, शक्कर का एक दाना भी नहीं डाला है। मेथी पाउडर तो कड़वी होती है ना, माँ कैसे खाएगी? क्योंकि मेथी शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। कल ही मैंने टीवी पर इसकी रेसिपी देखी थी, सोचा माँ जी के लिए थोड़े लड्डू बना दूं। अमिता की बात सुन के गौतम को अपने व्यवहार पर गुस्सा आता है और सास का मुंह उतर जाता है। आई एम सॉरी अमिता, तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो और मैंने तुम्हें गलत शलत बोल दिया, मुझे माफ कर देना। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड्डू माँ जी को कैसे खिलवाने हैं ये आप देख लीजिए। अमिता की बात सुन के सास का मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैं खुद माँ को लड्डू खिलाऊंगा। आज तो इसने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार सास अमिता को नीचे दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। दिन गुजर रहे थे। अमिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सास के मन में जगह नहीं बना पाई थी। माँ जी क्या मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। अमिता सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है। अमिता के घर में एक स्टोर रूम है। इस रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अमिता की सास अब अमिता को घर से खदेड़ने का आइडिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक कॉल लगाती है। इससे पहले कि ये बहू रानी जी गौतम के दिल में जगह बना ले, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो चुटकी। अरे हाँ सब ठीक है यहाँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ दिन बाद सास की छोटी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आती है। अमिता बड़े प्यार और आदर से उनका स्वागत करती है। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बहू। बहू, आज गाजर का हलवा और पूरी बनाना, चुटकी को बेहद पसंद है। जी माँ जी। अमिता रसोई में चली जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक दिल और संस्कारी है। कहाँ की नेक दिल, मुझे तो उसे इस घर से और मेरे गौतम की जिंदगी से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? सास अपनी छोटी बहन के कान में कुछ खुसर फुसर करती है। अमिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के पालक की सब्जी साफ कर रही है और तभी मासी वहाँ आती है। बहू, आज क्या बना रही हो? जी आपका पसंदीदा पालक पनीर। पालक पनीर का नाम सुनते ही मासी खुश हो जाती है। बहू, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ मासी बिल्कुल। तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मासी की अजीब बात सुन के अमिता चकित हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मासी? मासी इधर उधर देखती है और धीरे आवाज में अमिता से कहती है, क्योंकि उस बंद कमरे में तुम्हारी सास की सास का आत्मा है।
अमिता को मासी की बात सुन के झटका लगता है। आत्मा? कल रात उनका आत्मा तुम्हारी सास के सपने में आया था और अमिता कुतूहल से मासी को देखती है। और क्या मासी? और उन्होंने तुम्हारी सास को कहा कि अब उन्हें तुम्हारा इस घर में रहना पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत इस घर को और गौतम को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। मासी की बात सुन के अमिता सहम जाती है। उसे डरा हुआ देख मासी मन ही मन खुश होती है। लगता है मेरा काम बन गया। सास और मासी हॉल में बैठ के धीरे आवाज में गप्पे हाँक रही है। दोनों बड़ी खुश है। वाह छोटी वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। मेरी सास की आत्मा की कहानी सुन के बहू का चेहरा खरगोश जैसा हुआ था। हाँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ एक दिन भी रहेगी। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में बनारस और केदारनाथ जाने वाली ट्रेन की टिकट्स है। अमिता, अमिता, कहाँ हो भाई? क्या हुआ गौतम, इतने खुश क्यों हो? तभी अमिता वहाँ मूंग का हलवा लेके आती है। अरे आप आ गए, टिकट्स मिली? सास और मासी एक दूसरे को देखते हैं। टिकट? बहू, तुम कहीं जा रही हो? नहीं माँ, हम दोनों नहीं, आप और मासी चारधाम यात्रा जा रही हो, वो भी 3 महीनों के लिए। गौतम की बात सुन के सास और मासी को जोर का झटका लगता है। बहू, क्या तुम मेरी बताई बात भूल गई? नहीं मासी। तो ये हम दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की कल्पना किसकी है? आपकी लाडली बहू अमिता की। सास और मासी एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। लेकिन बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में वो तुम्हारी जान, आत्मा, खतरा। गौतम की मौजूदगी के कारण मासी साफ साफ बोलने से हिचकिचाती है। क्या खतरा? किसको खतरा? क्या बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप फ्रेश होके आइए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। गौतम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहू, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हम यात्रा पे जाएंगे तो उल्टा तुम्हारी जान का ही खतरा बढ़ेगा। अमिता मुस्कुराती है। नहीं मासी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अभी परदादी सासू माँ को मिल के आई हूँ। अमिता की बात सुन के सास और मासी को पसीने छूटते हैं। क्या? 2 दिन पहले वो मेरे भी सपने में आई थी और मूंग के हलवे की मांग की थी। क्या? 2 दिन पहले? जी माँ जी। सास और मासी एक दूसरे को आशंका से देखते हैं। जी माँ जी, और आज शाम जब मैं उन्हें हलवा देने गई थी तो उन्होंने आप दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर तुम्हारी सास को उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारने की बात क्यों बताई? वो शायद मैंने मूंग का हलवा देने में उन्हें देर कर दी ना, इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज हलवा देख के बड़े खुश हो गई। सास और मासी समझ जाते हैं कि उनकी तरकीब उन्हीं पे पलटी है। रात को सास और मासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। दीदी, तुम्हारी बहू बहुत चालाक है। तुम खामखा उसे अनपढ़ गंवार समझती हो। चेहरे की सुंदरता से दिमाग की अहमियत ज्यादा है। ये बात अब तुम स्वीकार कर ही लो। मासी की बात सुन के सास का चेहरा देखने लायक होता है। अच्छा हुआ मैंने उस दिन इन दोनों की प्लानिंग सुन ली थी, वरना मैं सचमुच डर के ये घर और गौतम जी को छोड़ के चली जाती। माँ जी, आपकी दवाइयाँ। अब 3 महीने यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।